हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बैंकिंग सूत्र। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड टू एंड, जिसमें कोई भी ऐसी चीज ना रह जाए कि जो आपको पता ना हो बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में। और आपको बता दूं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हैं, जेईबी से भी दे रहे हैं, सभी तरह के एग्जामिनेशन में ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इसके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन मैन है, जो कि जनरली सीनियर सिटीजन्स हो गए या ऐसे लोग हो गए जो लोग बैंकिंग सर्विसेज में प्रॉब्लम होती है, जिनको बैंकिंग सर्विसेज लेने में, या उनको कोई कंप्लेंट है, या मान लीजिए बहुत बार हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है जब हम बैंक के ब्रांचेस में जाते हैं। तो उनको पता नहीं होता कि हमको कहाँ पे किस प्रॉपर वे से कंप्लेंट करनी है। बहुत बार क्या होता है कि बैंक की ब्रांच में ही वो कंप्लेंट दे देते हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि उनको पता नहीं है, जागरूकता नहीं है कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या चीज है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो को आप जरूर देखिए और जानिए कि आपके पास क्या राइट है। अगर आपको किसी तरह का डिनायल ऑफ सर्विस होता है बैंक में, बैंक की ब्रांचेस में आपसे इल ट्रीटमेंट होता है, या आपका कोई पेमेंट फंसा है लेकिन बैंक आपको टाइमली नहीं एक्नॉलेज कर रहा है चीजों को, तो आपके पास क्या तरीका है उसको, उसके रेजोल्यूशन का। क्योंकि इन द एंड आपको अपना प्रॉब्लम को रेजोल्यूशन करना है। ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कहाँ पे मैं एप्लीकेशन फाइल करूं और क्या प्रोसीजर हो। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपको सारी जानकारी दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले मैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में आपको बता दूं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम क्या है। तो बेसिकली ये स्कीम बनाई गई थी कि स्पीडी और इन एक्सपेंसिव वे से बैंकिंग कस्टमर्स को की कंप्लेंट्स को रेजोल्यूशन करा जाए। ठीक है। स्पीडी आप समझ ही रहे हैं, बैंक का काम है तो हमें स्पीडी रेजोल्यूशन चाहिए। किसी का पेमेंट फंसा है, किसी का चेक नहीं आ रहा है, किसी का चेक रिसीव नहीं हो रहा है, कलेक्शन में प्रॉब्लम है, पेमेंट नहीं हो रहा है, एनईएफटी का प्रॉब्लम है। तो इन सब चीजों में अगर आप देर लगाओगे तो बहुत क्रिटिकल है। किसी का बिजनेस का अकाउंट है, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। किसी का पेंशन का अकाउंट है, तो यहाँ पे जरूरत है हमको स्पीडी रेजोल्यूशन का। सेकेंड, इन एक्सपेंसिव। ये जो सर्विस है पूरी तरह से इन एक्सपेंसिव इन द सेंस फ्री ऑफ चार्ज। आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लगाना। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन में मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा, मुझे इतने रुपए दे दो, तो सावधान, क्योंकि ये स्कीम पूरी तरीके से फ्री है। ठीक है। कोई भी चार्ज आपको नहीं लगना है पूरे पूरे सिनारियो। सेकेंड पॉइंट की बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम को इंट्रोड्यूस करा गया था सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। ठीक है। जो कि आरबीआई द्वारा एक्ट इनैक्ट किया गया। अब बात है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इसको क्यों रखा गया है। रीजन बीइंग है कि आरबीआई की स्कीम है बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, और ये इसका इसका पर्पस क्या है, एक तरीके से बैंकों के ऊपर मॉनिटरिंग करना, उनको रेगुलेट करना, कि वो सही से कस्टमर की कंप्लेंट्स अगर नहीं सुन रहे हैं तो उनको रेगुलेट करना, उनको बोला नहीं, तुमने ये जो डिसीजन लिया है गलत है। तो ये जो जितना भी बैंकिंग रेगुलेशन के एक्टिविटीज है वो हमेशा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आता है। अगर आपने मेरा एक वीडियो भी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में, मैंने डिटेल में इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप जाके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को जरूर देख लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज सेक्शंस हैं बैंकिंग रेगुलेशन। नेक्स्ट, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 जो है अब तक अमेंड हुई है लास्ट जुलाई 2017 में, जो कि अभी ऑपरेशनल है। ठीक है। तो लास्ट जुलाई 1 2017 तक में इसका अमेंडमेंट हुआ था और कुछ चेंजेस आए थे ओम्बुड्समैन की स्कीम में। वो सारी चीजें इस पे कवर है। अब बात करते हैं किस तरह के बैंक्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का मतलब हो गया प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। ये तीन तरह के, तीन कैटेगरी के बैंक्स हैं
जो कि आपके इस स्कीम के अंदर आते हैं। और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ऐसे कोई भी बैंक जिनको बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई ने दिया है, बोला है कि तुम बैंकिंग एक्टिविटी कर सकते हो, वो सारे ही बैंक जो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम में आते हैं। अब बात करते हैं कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन है क्या, ये कौन बंदा है, कोई एंटिटी है, कोई कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूशन है। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन बेसिकली एक सीनियर ऑफिशियल है जिसको आरबीआई अपॉइंट करता है हर बैंक के लिए। ठीक है। अब बात करें तो पर्पस ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या क्या था, रिड्रेस करना है कस्टमर की कंप्लेंट्स अगेंस्ट डेफिशिएंसी इन सर्टेन बैंकिंग सर्विसेज। कुछ बैंकिंग की ऐसी सर्विसेज हैं जिनके अगेंस्ट में कस्टमर की कंप्लेंट्स को रिड्रेस करना है, और वो जो सर्विसेज हैं वो बेसिकली स्पेसिफाइड हैं क्लॉज 8 ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी ऐसी ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट है। नेक्स्ट, एज ऑन डेट अब तक 20 बैंकिंग ओम्बुड्समैन को अपॉइंट करा गया है, जिनके ऑफिसेज जो है मोस्टली स्टेट कैपिटल्स में लाई करते हैं। बैंकिंग ओम्बुड्समैन किसी तरह का चार्ज नहीं लेता आपसे फाइल करने के लिए कंप्लेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और जो एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन की, वो आप जब बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे जो कि आरबीआई द्वारा पब्लिसाइज है, तो उसमें एनेक्स्चर 1 ऑफ द स्कीम में आपको उसका एड्रेस, उसका ईमेल, प्रॉपर डिटेल्स बैंकिंग ओम्बुड्समैन की आपको मिल जाएगी। और कौन सा ऑफिस आपके बैंक की ब्रांच जो है वो कौन से ऑफिस के जुरिडिक्शन में आती है, ये भी आपको पता चल जाएगा इस डॉक्यूमेंट में। अब बात करते हैं हम ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट्स की, जो कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन के अंतर्गत आती है। तो देखते हैं कौन कौन सी कंप्लेंट्स आप कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो पहला है नॉन पेमेंट और इनऑर्डिनेट डिले इन पेमेंट और कलेक्शन ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स एंड बिल्स। ठीक है, नॉन पेमेंट या इनऑर्डिनेट डिले। ठीक है, आपकी चेक आई, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट में डिले हो रहा है। ठीक है, आप ड्राफ्ट को इशू कराने गए किसी ब्रांच में और उसने मना कर दिया, नहीं दे रहा ड्राफ्ट, या ड्राफ्ट को वो मतलब इशू कर दिया लेकिन आप ड्राफ्ट से मनी नहीं ले पा रहे, आपने ड्राफ्ट को जमा करा लेकिन ब्रांच नहीं दे रही ऐसा उसके बीच में। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं, ये ग्राउंड हो सकते हैं ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करने के। नेक्स्ट है नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन notes tendered for any purpose and for charging commission in respect thereof। मान लीजिए आप 5 रुपए का नोट या 10 रुपए का नोट लेके गए, 1000 रुपए आपको डिपॉजिट करने अपने अकाउंट में, और उस 1000 रुपए में आपके मोस्टली 10 रुपए का और 5 रुपए का नोट, और बैंक ने बोला नहीं मैं इतना स्मॉल डिनोमिनेशन का नोट नहीं ले सकता, तो आप कंप्लेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट्स सबमिट नहीं कर सकते, डिपॉजिट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स को वो डिपॉजिट करता भी है लेकिन आपसे किसी तरह की कमीशन चार्ज करता है, तो वो भी गलत है, वो भी एक वैलिड ग्राउंड है बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट। नेक्स्ट है इसी तरह से अगर आप कॉइन्स लेके जाते हो और आपको डिनाई कर देता है बैंक की ब्रांच, बोलती नहीं हम कॉइन्स को डिपॉजिट नहीं करेंगे, और आपसे कमीशन चार्ज करे, तो भी वो गलत है। नेक्स्ट, किसी तरह का नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस, किसी तरह का पैसा आपका आने वाला है बाहर से या किसी रिश्तेदार से या अपने माँ बाप से, कहीं से भी आपका पैसा आने वाला अकाउंट में लेकिन उसमें डिले हो रहा है पेमेंट, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। फेलर टू इशू और डिले इन इशू ऑफ ड्राफ्ट्स, या तो बोलेगा आप बैंक की ब्रांच में गए और आपसे बोला कि नहीं मैं आप जो है ड्राफ्ट नहीं मैं आपके लिए इशू कर सकता। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ऐसी बैंक की ब्रांच में गए जहां पे आपका अकाउंट नहीं और आप कैश दे के ड्राफ्ट इशू कराना चाह रहे, जो कि पूरा वैलिड है। ये कहीं नहीं लिखा कि अगर आपका बैंक का अकाउंट नहीं है किसी ब्रांच में या किसी बैंक की ब्रांच में तो आप ड्राफ्ट नहीं इशू कर सकते। इट इज द राइट, आपका राइट है, और बैंक का ये
वैलिड सर्विस है कि अगर आप कैश देके भी ड्राफ्ट इशू करना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो डिनाई करता है या कोई आपको रूल समझाता है तो आप डेफिनेटली कंप्लेन कर सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन। नॉन अडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स, आधे घंटे का लंच होता है बैंक की ब्रांच में वो, लेकिन वो एक्सटेंड होता है 1 घंटे। इट इज नॉट प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब क्या है, आधे घंटे का लंच होता है। या किसी तरह का, मान लीजिए ब्रांच को का टाइम क्या होता है, 10 से 5, ये बैंकिंग आवर्स होते हैं कस्टमर के। अगर बैंक की ब्रांच 3 बजे ही बंद हो गई विदाउट एनी वैलिड रीजन, तो आप डेफिनेटली इसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। Failure to provide or delay in banking facility other than loan promised in writing by bank or its direct selling agents, ठीक है। मान लीजिए लोन्स और एडवांसेस को छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी बैंक की सर्विसेज होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, अगर बैंक आपको डिनाई करता है तो आप डेफिनेटली ओम्बड्समैन में अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी तरह का डिले होता है, नॉन क्रेडिट ऑफ प्रोसीड टू पार्टीज अकाउंट, नॉन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट और नॉन ऑब्जर्वेंस इन रिजर्व बैंक्स डायरेक्टिव्स applicable to rate of interest on deposit and any savings, current or other account maintained with a bank, ठीक है। मान लीजिए रिजर्व बैंक के अंतर्गत जो भी सेविंग्स बैंक में एक रेट डिसाइड होता है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं होता है, अदर अकाउंट्स में जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है उसके अगेंस्ट में मान लीजिए बैंक जो है आपको सिर्फ 2% दे रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या आपको इंटरेस्ट देने में कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आप डेफिनेटली बैंकिंग ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। Complaint from non-resident Indians having accounts in India in relation to their remittances, पैसे अगर बाहर से आने वाला है उसका, नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो उसका जो बिजनेस है मे भी हो सकता है वो कुछ बाहर उसका बिजनेस हो, वहां से उसका पैसा आना हो, तो वहां से जो रेमिटेंस आने वाला है अब्रॉड से, या वो कुछ डिपॉजिट करना चाह रहा है, उसका हेरसमेंट हो रहा है, बैंक मना कर रहा है, ठीक है, या अदर किसी भी तरह की बैंक रिलेटेड सर्विस को डिनाई कर रहा है बैंक, तो वो कंप्लेन कर सकता है बैंकिंग। रिफ्यूजल टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट्स विदाउट एनी वैलिड रीजन फॉर रिफ्यूजल, levying charges without adequate prior notice to the customer, non-adherence to the instruction of Reserve Bank on ATM, debit card and prepaid card operation in India, non-adherence by the bank or its subsidiaries to the instruction of Reserve Bank on credit card operations, non-adherence to the instruction of Reserve Bank with regard to mobile banking, electronic banking service in India, non-disbursement और डिले इन डिस्बर्समेंट ऑफ पेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैं आपको जैसे बोल रहा था कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपना जब पेंशन लेने जाते हैं वहां पे उनका डिले होता है पेंशन देने में, या बहुत तरह का हेरसमेंट होता है, तो डेफिनेटली आप तुरंत बैंकिंग ओम्बड्समैन में अपने कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। Refusal to accept or delay in accepting payment toward taxes as required by Reserve Bank government. Refusal to issue or delay in issuing or failure to service or delay in servicing or redemption of government securities. Forced closure of deposit accounts without due notice or without sufficient reason. Refusal to close or delay in closing the accounts. Non-adherence to the fair practice code as adopted by the bank. Non-adherence to the provisions of Code of Banks Commitment to Customers issued by Banking Codes and Standard Board of India and as adopted by the bank. Basically, Banking Codes and Standard Board of India कुछ कोड्स उसने इशू करे हैं, और ये स्टैंडर्ड कोड्स हैं, जो ये कोड्स ये बताते हैं कि किसी भी बैंक को अपने कस्टमर से कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर उसको फॉलो नहीं करता कोई भी बैंक या बैंक की ब्रांच, तो आप डेफिनेटली ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। नॉन अडेरेंस टू रिजर्व बैंक गाइडलाइंस ऑन पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज, लाइक पैरा बैंकिंग क्या होता है, जैसे कि अदर देन बैंकिंग एक्टिविटीज, इंश्योरेंस सेल करना, म्यूचुअल फंड, अदर पार्टी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, इसमें भी अगर रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को अडहर नहीं करता कोई बैंक, तो आप डेफिनेटली कंप्लेन कर सकते हैं।
any other matter relating to violation of directive issued by Reserve Bank in relation to banking or other service. तो ये बेसिकली 23 ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट हैं जिस जो कि बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंदर आती हैं, और इनमें से कोई भी चीज आपके साथ होती है तो आप डेफिनेटली बैंकिंग ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट्स की जो कि लोन्स एंड एडवांसेस से हुई। तो पहला जैसे आप देख रहे हैं, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रिजर्व बैंक डायरेक्टिव ऑन इंटरेस्ट रेट्स, ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स आपसे ले रहा है other than Reserve Bank's directive, definitely you can approach. Delay in sanction disbursement or non-observance of prescribed time schedule for disposal of loan application. 7 दिन में बोलता है कार लोन देंगे, आपने सारा डॉक्यूमेंट दे दिया, सब कुछ दे दिया, सारी चीज परफेक्ट है, लोन आपको 30 डेज में भी नहीं मिला। एग्जाम्पल दे रहा हूं, डेफिनेटली यू कैन अप्रोच बैंकिंग ओम्बड्समैन। Non-acceptance of application for loans without furnishing valid reasons to the applicant. ठीक है। Non-adherence to the provision to the Fair Practice Code for lenders as adopted by bank or Code of Bank Commitment to Customers as the case. Or non-observance of any other direction or instruction of Reserve Bank as may be specified by Reserve Bank for this purpose from time to time. नेक्स्ट बात करते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि कंप्लेंट फाइल करने के लिए जरूरी हैं। तो पहली कंडीशन है, वन कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर बैंकिंग ओम्बड्समैन इफ द रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ आफ्टर द बैंक हैज रिसीव्ड वंस कंप्लेंट। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपको ओम्बड्समैन में कंप्लेंट फाइल करनी है तो आपको एप्लीकेशन देनी है, और उस एप्लीकेशन में आपको अपना वैलिड रीजन लिखना है और बैंक की ब्रांच में सबमिट करना है। उसको रिसीव अगर हो सकता है तो रिसीव भी करा लेना, ठीक है, एक कॉपी अपने पास रखना। अगर इसका जवाब आपको विद इन 30 डेज नहीं मिलता है बैंक से, डेफिनेटली यू कैन अप्रोच बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंकिंग ओम्बड्समैन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। सेकेंड, आपकी कंप्लेंट को बैंक रिजेक्ट कर दे विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर रीजन, आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन अप्रोच ओम्बड्समैन। इफ द कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, मान लीजिए आपका कुछ इश्यू हुआ किसी पेमेंट को लेके, बैंक ने आपको कुछ रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई से आप नहीं सेटिस्फाई है, डेफिनेटली यू कैन अप्रोच बैंकिंग ओम्बड्समैन। अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या है फाइल करने का। तो प्रोसीजर सिंपल है, बैंकिंग ओम्बड्समैन में कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है, सिंपल एक सादे पन्ने में अपनी एप्लीकेशन लिखनी है और वो आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन के एड्रेस पे पोस्ट कर देना। नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये जो यूआरएल दिख रहा है आपको, ये आरबीआई की साइट पे ही मिलेगा आपको, इस पे जाइए और अपना आपसे जो चीजें आपसे पूछता है ऑनलाइन फिल कर दीजिए, आपकी कंप्लेंट सबमिट होगी। थर्ड है, ईमेल भी कर सकते हैं आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को डायरेक्टली। उसके लिए आपको इस यूआरएल पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा बैंकिंग ओम्बड्समैन आपके जुरिसडिक्शन में, मतलब आपकी जो ब्रांच है वो किस बैंकिंग ओम्बड्समैन के जुरिसडिक्शन में आती है, ठीक है, तो वो आपको देखना। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक फॉर्म भी है अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ द स्कीम आरबीआई की वेबसाइट पे, लेकिन उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आपको कंप्लेन करनी है, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट ये जो फॉर्म है ये आरबीआई की साइट पे अवेलेबल है और इस फॉर्म के बारे में हम डिटेल में आपको फॉर्म भी दिखाएंगे कि वो फॉर्म का फॉर्मेट क्या 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 चीजें आपको करनी चाहिए उसमें। अब बात करते हैं कि अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं, एप्लीकेशन भर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, आपको अपना खुद का नाम और एड्रेस मेंशन करना जरूरी है। सेकेंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ब्रांच और ऑफिस ऑफ द बैंक अगेंस्ट विच द कंप्लेंट इज मेड। फैक्ट्स गिविंग राइज टू द कंप्लेंट सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फैक्ट्स देना है आपको जो भी आप कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जरूर लगाइए, मोस्ट वेलकम। इफ एनी द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द लॉस कॉज टू द कंप्लेंट, मान लीजिए आप अपने लॉस को क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपका 1 लाख का पेमेंट रुका हुआ है,
तो आप डेफिनेटली उस अमाउंट ऑफ लॉस को, जो भी आपका प्रॉब्लम हुआ है, इस अमाउंट को जरूर कोट कर सकते हैं। ठीक है। द रिलीफ सॉट फ्रॉम बैंकिंग ओम्बुड्समैन। ठीक है, किस तरह का रिलीफ आप चाहते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन। ठीक है। A declaration about the compliance with conditions which are required to be compliant with by the complainant under clause 9(3) of banking ombudsman की। ठीक है, एक डिक्लेरेशन है, उसके बाद आपको साइन करना। अब बात करते हैं कि कंप्लेंट रिजेक्ट भी कर सकता है ओम्बुड्समैन, और उसका क्या ग्राउंड होगा। तो पहला, नॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट्स रिफर्ड अवर। मैंने आपको जो ग्राउंड्स बताए, एक लोन्स एंड एडवांसेस का ग्राउंड बताया और एक उससे पहले जनरल बैंकिंग एक्टिविटीज का ग्राउंड्स बताया। उसमें अगर लाई नहीं करा तो ओम्बुड्समैन किसी भी टाइम आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। सेकेंड, अगर कंपनसेशन सॉर्ट करते हो तुम बैंकिंग ओम्बुड्समैन से और वो 20 लाख से ज्यादा निकल गया, तो आपकी कंप्लेंट रद्द हो जाएगी। अब यहां से आपको से एक चीज समझ में आ रही होगी, अब मैक्सिमम रिलीफ जो आपको मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट, वो 20 लाख है। 20 लाख से ऊपर का अगर आपका केस है तो यू कैन नॉट फाइल योर कंप्लेंट इन ओम्बुड्समैन, देन यू हैव टू गो टू अदर कोर्ट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ। Next, requires consideration of elaborate documentary and oral evidence, and the proceedings before the banking ombudsman are not appropriate for adjudication of such। मान लीजिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी है, ओरल एविडेंस दी है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, वो अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर वो सेटिस्फेबल नहीं है बैंकिंग ओम्बुड्समैन की नजर में, तो वो आपकी कंप्लेंट को रद्द कर सकते हैं। अगर आपकी कंप्लेंट का कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है तो भी आपकी कंप्लेंट रद्द हो जाएगी। कंप्लेंट नॉट परस्यूड बाय द कंप्लेनेंट विद रीजनेबल डिलीजेंस। ठीक है। In the opinion of banking ombudsman, there is no loss or damage or inconvenience caused to the complainant। अगर ओम्बुड्समैन को लगता है आपका कोई लॉस ही नहीं हुआ, कोई डैमेज ही नहीं हुआ, कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुआ है कंप्लेनेंट को, तो भी आपकी कंप्लेंट रद्द कर। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपकी कंप्लेंट से, अगर आप ओम्बुड्समैन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, मान लीजिए आपने कंप्लेंट करी बैंक की ब्रांच के केस में, ओम्बुड्समैन ने आपको एक सॉल्यूशन दिया, उस सॉल्यूशन से भी आप सेटिस्फाई नहीं है, तब आपके पास में क्या है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन अवार्ड। अवार्ड क्या होता है, जब भी किसी तरह का रेजोल्यूशन ओम्बुड्समैन करेगा, मॉनेटरी अवार्ड करेगा या फिर आपको किसी भी तरह का अदर अवार्ड करेगा, उसको अवार्ड बोलते हैं। वो इशू करा और आप सेटिस्फाई नहीं है उस अवार्ड से, तो यू कैन अप्रोच एपिलेट अथॉरिटी। एपिलेट अथॉरिटी बेसिकली डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के द्वारा तय। एपिलेट अथॉरिटी बेसिकली डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई देखता है। और बैंक के पास भी ऑप्शन होता है, अगर ये क्योंकि बाई डायरेक्शनल है, बैंक को भी अगर लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, इसका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, जो ओम्बुड्समैन ने डिसीजन दिया है वो ठीक नहीं है, तो बैंक भी एपिलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है अंडर दिस स्कीम। One can file the appeal against the award or decision of the banking ombudsman rejecting the complaint within 30 days of the date of receipt of award। ओम्बुड्समैन ने जब आपको अवार्ड दिया है, जो रेजोल्यूशन करा है, और आप अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके रेजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर, और जिस दिन आपको रेजोल्यूशन दिया है उसके नेक्स्ट 30 डेज, विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपको एपलेट अथॉरिटी में अपना कंप्लेंट फाइल करनी है। एपलेट अथॉरिटी में, इफ ही or she is satisfied that the applicant has sufficient cause for not making an application for appeal within time, also allow a further period not exceeding 30 days। मतलब मैक्सिमम ओम्बुड्समैन की कंप्लेंट के बाद आपके पास मैक्सिमम 60 डेज, विद इन 60 डेज यू कैन फाइल कंप्लेंट इन एपलेट अथॉरिटीज। बट इस केस में क्या है, नेक्स्ट 30 डेज के लिए एपलेट अथॉरिटी को यह जानना जरूरी है कि हाँ आपकी कुछ ऐसी कंडीशन थी कि आप 30 दिन के अंदर सबमिट नहीं कर पाए, तब वो नेक्स्ट 30 डेज में आपकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दे। अब बात करते हैं कि एपलेट अथॉरिटी क्या क्या कर सकता है। तो एपलेट अथॉरिटी में डिसमिस द अपील, में अलाउ द अपील एंड सेट असाइड द अवार्ड,
Send the matter to the banking ombudsman for fresh disposal in accordance with such directions as the appellate authority may consider necessary or proper. Modify the award and pass such direction as may be necessary to give effect to the modified award. Pass any other order as it may deem fit. तो एक तरीके से बैंकिंग ओम्बुड्समैन का को भी मॉनिटर कर सकता है, उसको भी रेगुलेट करने की अथॉरिटी है एपीलेट अथॉरिटी के पास, जो कि डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है। वो फॉर्म, तो ये देखिए, ये वो एनेक्सचर ए है बेसिकली, जो कि फॉर्म है एक तरीके का, जो कि कंप्लेनेंट को भरना होता है। ये बेसिकली फॉर्मेट है और ये रिजर्व बैंक की साइट पे मेंशन है, जो कि एनेक्सचर ए में है। तो यहाँ पे आपको बैंकिंग ओम्बुड्समैन और उसका ऑफिस का एड्रेस भरना होता है। यहाँ पे आपको कंप्लेंट अगेंस्ट, जिस बैंक के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट कर रहे हैं उसकी बैंक की ब्रांच का नाम और नेम ऑफ द बैंक मेंशन करना होता है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी है, नेम, फुल एड्रेस, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल, ठीक है। देन कंप्लेंट अगेंस्ट नेम एंड फुल एड्रेस आपको बैंक की ब्रांच का मेंशन करना होता है, उसका पिन कोड, फोन नंबर, फैक्स, सब कुछ। और अगर आपका पर्टिकुलर ऑफ बैंक और या कोई क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, या तो आपका किसी बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम है तो बैंक अकाउंट मेंशन करिए, प्रीवियस बैंक अकाउंट नंबर, या फिर अगर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है तो क्रेडिट कार्ड का आपको नंबर लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बेसिकली मेंशन करना है डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी मेड बाय द कंप्लेनेंट टू द बैंक। जो मैंने आपको बोला, पहली जो आप कंप्लेन करते हैं रिटर्न, उसका आपको यहाँ पे कॉपी इंक्लोज करनी है, ठीक है। उसके बाद वेदर एनी रिमाइंडर वाज सेट बाय कंप्लेनेंट, आपने क्या 30 दिन के अंदर कोई रिमाइंडर दिया था बैंक को, यस नो में मेंशन करना होता है। और उसका भी अगर आपके पास कुछ इंक्लोजर है तो आप जरूर यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंप्लेंट लिखना होता है, बेसिकली क्या किस विषय में आपकी कंप्लेंट है। और यहाँ पे आपको डिटेल्स में कंप्लेंट लिखनी होती है। अगर आपकी कंप्लेंट जो है वो बहुत बड़ी है, इसमें नहीं आ रही, तो आप किसी सेपरेट शीट में इनक्लोज कर सकते हैं और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर है वेदर एनी रिप्लाई within a period of 1 month after the bank concerned received the representation has been received from the bank, ठीक है। 1 मंथ के अंदर क्या किस तरह का रिप्लाई आपको मिला बैंक से, यस या नो। नेचर ऑफ रिलीफ सॉट फ्रॉम द बैंकिंग ओम्बुड्समैन, किस तरह का आप रिलीफ चाहते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन से, और हो सकता है तो आप उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ मॉनेटरी लॉस इफ एनी क्लेम बाय द कंप्लेनेंट बाय द वे ऑफ कंपनसेशन, अगर आपका कोई मॉनेटरी लॉस हुआ है और आप उसका कंपनसेशन चाहते हैं तो उसका आप रुपीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी इनक्लोज करे हैं उन सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिक्लेरेशन है, जो आपको ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको अपना साइन करना है। और अगर आपको कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका भी साइन लगना है। अब बात है आई वी अबव नेम्ड कंप्लेंट शेयर बाय नॉमिनेट, अगर आप नॉमिनेट करना चाहते हैं किसी को, नॉमिनेट आप कर सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, बट वो एडवोकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका भी एड्रेस आपको यहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस मेंशन करना होता है अगर है कोई तो, और सिग्नेचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सिग्नेचर ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मेट है कंप्लेंट का जो आपको सबमिट करना होता है। अब बात करते हैं हम, ये वो एड्रेस है जो मैं आपको बोल रहा था। यहाँ पे आप ये आपको एनेक्सचर 1 में मिलेगा। और ये देखिए, यहाँ पे ऐसे सेंटर है, एड्रेस ऑफ द ऑफिस है बैंकिंग ओम्बुड्समैन का, और ये एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो अहमदाबाद के सेंटर में इतने एरियाज में अगर आपकी बैंक की ब्रांच लाई कर सकती है, देन आप इसी एड्रेस को, इसी बैंकिंग ओम्बुड्समैन को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट स्टेट्स का जुरिसडिक्शंस, डिफरेंट एरियाज दिए हुए हैं, जहां जिस एरिया में आपका लाई करेगा वो आप आराम से उसमें बैंकिंग ओम्बुड्समैन के एड्रेस, टेलीफोन नंबर में फैक्स सब कुछ दिया है, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
और आपकी जो भी डाउट्स थे बैंकिंग इन्वेस्टमेंट को लेके वो